हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले सोशियोलॉजी की बुक 2 का चैप्टर 1 सांस्कृतिक परिवर्तन। तो आप लोग सोच रहे हो कि पहला चैप्टर तो संरचनात्मक परिवर्तन है, बट यूपी बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन होगा आपकी बात, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत की संस्कृति में उपनिवेशवाद के बाद जो परिवर्तन आए हैं और अलग अलग प्रक्रियाएं हुई हैं परिवर्तन की, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत में जितने भी परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन की जो भी प्रक्रियाएं चली हैं, उनके क्या परिणाम हुए हैं, किस तरीके की प्रक्रियाएं चली हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी मतलब तो 1800 से 1900 वाली जो शताब्दी चल रही थी उसे 19वीं शताब्दी कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी के बाद जो 1900 से 2000 तक के साल चले हैं उनको 20वीं शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। और जो 2000 के आगे का टाइम चल रहा है उसको 21वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन आप लोग अपनी दूर करो। तो 19वीं शताब्दी में भारत में कई समाज सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन था, ये तो आप सबको पता है। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। औपनिवेशिक काल में भारत में कई समाज सुधार आंदोलन हुई जिन्हें संचार के माध्यम, संगठन और विचारों से बल मिला, ठीक है। कई समाज सुधारक आंदोलन हुए थे, समाज में सुधार लाए गए थे कई आंदोलनों के जरिए, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? संचार के माध्यमों ने। और जो संगठन, संचार के माध्यम कैसे होते हैं? जैसे न्यूज़पेपर है, टेलीफोन है, ठीक है, और मीडिया है, ये सब संचार के साधन है। इन्होंने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जो आंदोलन हुए थे उनमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और साथ ही संगठन कैसे, मतलब जो अलग अलग संगठन बनाए गए थे आंदोलन के लिए। संगठन तो ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई अकेला आदमी बैठ के आंदोलन नहीं कर सकता, सब लोग उसके साथ होने चाहिए, और उन लोगों का संगठन होता है, ठीक है। विशेष मकसद के लिए विशेष संगठन होता है। तो उन संगठनों ने और विचारों ने, उन संगठनों के पीछे जो विचार थे या जो लोगों की विचारधारा थी, उससे बल मिला इन आंदोलनों को, ठीक है। तो इन आंदोलनों से भारत में कई सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, ठीक है। समाज में कई परिवर्तन आए और भारत की संस्कृति में कई परिवर्तन आए। तो उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्न सामाजिक आंदोलनों द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन। तो भारत में विभिन्न सामाजिक आंदोलन हुए जिनके बारे में भी हमने जाना, और उनसे सांस्कृतिक परिवर्तन क्या आए, किस तरीके के परिवर्तन हुए भारत की संस्कृति में, वो देखेंगे हम। तो परिवार तथा विवाह में परिवर्तन। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता है, पहले क्या होता था? पहले संयुक्त परिवार प्रणाली रहती थी, पर जब से भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, भारत की संस्कृति में परिवर्तन आए हैं, तो क्या हुआ है? औद्योगिकरण हुआ है। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था? जब संचार के साधनों का विकास हुआ और लोगों को रोजगार के अवसर मिले, ठीक, बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई, उद्योग स्थापित हुए, तो उस समय लोगों ने क्या करा? प्रवसन किया और अपने परिवार से दूर हुए, ठीक है। संयुक्त परिवार को तोड़ा गया ताकि वो अलग रह सकें, या कहें कि कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए थे, कुछ विचारधाराओं में परिवर्तन हुए थे लोगों की, जो वो अपने संयुक्त परिवार से दूर होकर एकाकी परिवार बनाया उन्होंने, ठीक है। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हुआ सबसे पहले। तो ये हम परिवार के और विवाह के स्वरूप में जो परिवर्तन हुए थे ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। परिवार के कार्यों में हस्तक्षेप हुआ। परिवार अभी तक विवाह तक के संबंध में माता पिता की सलाह या मर्जी मुख्य थी, ठीक है। पहले क्या होता था? समय जब लड़के लड़कियों का विवाह होता था उसमें माता पिता की सहमति होती थी, तब विवाह होता था, ठीक है। बट अब क्या होता है? अब इसमें सरकार और समाज का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ है। पहले माता पिता की मर्जी ज़्यादातर ये होती थी कि बचपन में बच्चों का विवाह कर दिया जाए, ठीक है। पर अब इसमें क्या है? सरकार का और समाज का हस्तक्षेप आरंभ हुआ है। सरकार ने इस पर रोक टोक की है, ठीक है। परिवार और विवाह संबंधी अधिनियम लागू किए गए हैं। इससे क्या हुआ? परिवार के कार्यों में हस्तक्षेप हुआ है, ठीक है। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह। तो पहले आपको पता है विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, बल्कि उसकी जगह पर सती प्रथा चलती थी, है ना। पर अब क्या हुआ है? विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा है, ठीक है। ये हमारे भारत की संस्कृति में परिवर्तन आया है। को नरक वाले जीवन से निकाल दिया जाता है और उनके जीवन को सुधारा जाता है, ठीक है। हिंदू विवाह में अब धीरे धीरे विधवा पुनर्विवाह भी शामिल होने लगा है। मतलब पहले क्या होता था? हिंदू में विधवा पुनर्विवाह जल्दी से नहीं होता था, और अब हिंदुओं ने इसे अपना लिया है। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन होने लगा है, ठीक है। फिर क्या है? बाल विवाह का विरोध है। हाँ जी, बिल्कुल हुआ, बाल विवाह में विरोध होने लगा है। समाज सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बाल विवाह के विरुद्ध लोकमत बन गया है, और गांवों और नगरों में बड़ी आयु के विवाह की प्रचलन या प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है। पहले छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे, पर अब जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं उनके परिणाम स्वरूप बाल विवाह को रोका गया है, ठीक है। और सबकी सहमति इसमें ली गई है कि बाल विवाह को रोका जाए, और बड़ी आयु में विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों में। फिर क्या आता है? सती प्रथा की समाप्ति। सती प्रथा हिंदू समाज की प्रमुख कुरीति है, सबसे बुरी रीति थी हिंदू समाज की। पति के मरने के बाद क्या होता था? पत्नी को भी पति के शव के साथ जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते थे, ठीक है। सती प्रथा को बंद कर दिया गया है, इस प्रथा पर रोक लगाई गई है, और ये किसके फलस्वरूप हुआ है? जो सामाजिक आंदोलन से सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं उनकी वजह से हुआ है, ठीक है।
एक विवाह का प्रचलन बढ़ा है। अभी तक भारत में बहुविवाह की प्रथा थी, मतलब एक आदमी क्या था, दो दो तीन तीन औरतों से शादी कर सकता था, पर अब इसको बदला गया है और एक विवाही परिवार चलते हैं हम भारत में, ठीक है। अब आता है संयुक्त परिवार का लोग, ये वापस से वही है, क्या होता था, परिवार में संयुक्त प्रणाली चलती थी, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी। फिर उसके बाद भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की वजह से क्या हुआ, परिवार का महत्व कम हो गया और संयुक्त परिवार टूट गए और एकांकी परिवार चल गए, ठीक है। तो आप लोग अगर इन हेडिंग्स को एज इट इज़ भी याद कर लेते हो तो आप लोग एग्जाम में इन्हें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। हेडिंग आप लोग ऐसे याद कर लोगे तो एग्जाम में आप लोग बना बना कर भी आगे इसके अंदर का लिख सकते हो। ये हेडिंग्स मेन है जो आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है, इन्हीं हेडिंग से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है कि समाज सुधार आंदोलनों से परिवार और विवाह में क्या परिवर्तन आए हैं उनके बारे में लिखो, तो आप इन हेडिंग्स को ही लिख सकते हो, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर का आप लोग अपने आप बनाकर लिख सकते हो। तो इस चैप्टर में मैंने जितनी भी हेडिंग्स दी हैं, जितने भी टॉपिक्स लिए हैं, उसमें क्या है, ज़्यादातर हेडिंग का ही यूज़ किया है मैंने। और अगर आप इनको एज इट इज़ सेम टू सेम नोट्स भी बना लेते हो और उनको याद कर लेते हो तो आपके इस चैप्टर के 10 नंबर पक्के हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो आगे टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब आता है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। तो जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं उनसे हमने देखा कि परिवार में क्या परिवर्तन आया और विवाह में क्या परिवर्तन आया। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण समाज में उससे क्या परिवर्तन आए। सबसे पहले तो धर्म के क्षेत्र में तर्क की प्रधानता हुई है, ठीक है। पहले धार्मिक बातें जो लिखी हुई थी उनको मान लिया जाता था पर उनके पीछे का कारण नहीं जाना जाता था। अब क्या है, उस क्षेत्र में तर्क की प्रधानता हुई है। जो भी रीति रिवाज धार्मिक माने जाते हैं उनके पीछे के तर्क, उनके पीछे के कारणों को जाना जाता है और उस पर तर्क विचार कर कर तब उनको फॉलो किया जाता है रीति रिवाजों को, ठीक है। और क्या हुआ है, अंधविश्वास में कमी आई है। जैसा कि आपको पता है कि गाँव में क्या होता है, धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि रात को बिल्ली को ये खिलाओ, गाय को ये खिलाओ, सुबह तक ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरीके के बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ चलती हैं, ठीक है। अंधविश्वास पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा और इसमें कमी आई है। जब लोगों में समझ आई है, तर्क की प्रधानता बढ़ी है, तो लोगों में समझ भी आई है, ठीक है। उसी समझ से, उसी सोच समझ के कारण जो अंधविश्वास है उसमें कमी आई है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत में ग्रामीण समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है, ठीक है। शिक्षा के प्रसार से लोगों की जागरूकता बढ़ी है, ठीक है। शिक्षा लोगों ने पाई है तो उनकी जागरूकता बढ़ी है, जिससे अंधविश्वास में भी कमी आई है और इससे जातीय दूरी में भी कमी आई है। भाई जब देखो सभी जातियों के, सभी वर्गों के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पर तो सब बराबर हैं। इससे क्या है, जातीय दूरी में भी कमी आई है और अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिला है ग्रामीण समाज में। पहले क्या था, अंतर विवाह के बारे में आप लोग जानते हैं, एक जाति के व्यक्ति का दूसरी जाति में विवाह करना, इसे अंतर विवाह कहते हैं। तो पहले ये क्या था, ग्रामीण समाज में बिल्कुल नहीं चलता था, व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता था। पर अब क्या है, ग्रामीण समाज में भी अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिला है। तो ये सब बहुत जनरल से टॉपिक्स हैं, आप अगर इनकी हेडिंग याद कर लोगे तो आप अपने आप अंदर का इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिला है और क्या है, संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया है। पहले क्या था, गांव में बड़े बड़े परिवार, पूरा पूरा खानदान दिखता था, ठीक है। मतलब एक फैमिली में कम से कम 20-25 मेंबर एक घर में रहते थे, मतलब इस तरीके के परिवार चलते थे। तो इससे पर अब क्या हुआ है, जब ग्रामीण समाज में परिवर्तन आया है औद्योगिकरण के कारण या कह लो कि नगरीकरण के कारण, इन सब प्रक्रियाओं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो इन सब के कारण क्या है, एकाकी परिवार बड़े हैं, लोगों ने प्रवसन किया है, वो गांव से शहरों की ओर गए हैं, उनका नगरीकरण हुआ है। और औद्योगिकरण के कारण मतलब लोग अपने कामकाज की वजह से शहरों में गए हैं और या फिर दूसरे गांव में गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है, संयुक्त परिवार जो हैं वो टूटे हैं और एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ग्रामीण समाज में जो परिवर्तन आए हैं समाज सुधार आंदोलनों की वजह से, वो हमने देखे। अब आगे हम देखते हैं कि जातीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला तो सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ है, ठीक है। समाज में जो कुरीतियाँ चलती थी कि भाई इस जाति के व्यक्ति से दूर रहना है, इस जाति के व्यक्ति से बात करनी है, इन सब जो कुरीतियाँ हैं उनमें बहुत कमी आई है, ठीक है। जातीय भेदभाव जो है वो भी कम हुआ है और अंतर जातीय विवाह की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। पहले अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे, अब होने लगे हैं, ठीक है। जातीय व्यवस्था में ये परिवर्तन आए हैं। आगे देखते हैं समाज कल्याण क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए हैं। अभी तक जो सरकारें हैं वो सड़क बनाने और कुएं बनाने, ठीक है, कुओं का विस्तार करने में, इसी को लोक कल्याण का काम समझती थी कि भैया सरकार बनाने का मेन मकसद यही है। बट अब क्या है, समाज सुधारक जो आंदोलन है उनके परिणाम स्वरूप, ये कब की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक आंदोलन चले थे, उसके बाद क्या हुआ था, अच्छी सरकार बनी थी और स्त्री कल्याण, बाल कल्याण, श्रमिक कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना, इसे भी सामाजिक कल्याण के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। उन सभी योजनाओं को महत्व दिया गया जिनसे विभिन्न क्षेत्रों का या विभिन्न वर्गों का कल्याण हो सके, ठीक है। समाज कल्याण क्षेत्र के बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। अब हमने देखा कि समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। अब हम टाइप्स देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तनों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो समाज में जो परिवर्तन आए हैं वो अलग अलग तरह से परिवर्तन आए हैं। मुख्य 4 तरह के परिवर्तन समाज में आए हैं, ठीक है, जिनके बारे में डिटेल से हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश हम लोग कर देंगे, बट
मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इन टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, ताकि इनका एक एक पॉइंट आपको समझ में आए और आप अच्छे से साथ साथ इसे याद भी कर सको। बहुत आसान चैप्टर है ये, बट सारा कुछ हेडिंग्स में है, ठीक है। हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लो और ये चैप्टर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, इतना आसान चैप्टर है ये। अब सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार देखेंगे, किस तरह के परिवर्तन आए समाज में। तो सबसे पहला आता है संस्कृतिकरण। सबसे पहला प्रकार है और सबसे मेन प्रकार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृतिकरण। कई बार इसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में और बहुत बार आ भी चुके हैं, ठीक है। तो भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से सर्वोच्च स्थान किसका है? ब्राह्मणों का। और सबसे निम्न स्थान किसका है? शूद्र का। तो प्राचीन काल से ही हर वर्ण अपने से ऊंचे वर्ण के कार्यों और गुणों तथा रीति रिवाजों के अनुसरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता रहता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास से मतलब 11th क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारी विचारधाराएं बताई गई हैं, पर क्या है, सबका निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान है क्योंकि ये पूजा पाठ का काम करते हैं। इसके बाद क्षत्रिय आते हैं क्योंकि ये देश की रक्षा का कार्य करते हैं और खून खराबे का कार्य करते हैं। तो ब्राह्मणों का जो रंग बताया गया है, इसमें सफ़ेद बताया गया है। क्षत्रियों का रंग जो है वो लाल बताया गया है क्योंकि ये खून खराबे का कार्य करते हैं। वैश्यों का रंग जो है वो पीला बताया गया है क्योंकि ये भोजन और व्यापार से संबंधित कार्य करते हैं। और शूद्रों का रंग काला बताया गया है क्योंकि साफ सफाई से रिलेटेड कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों का बताया गया है और सबसे निम्न स्थान जो है वो शूद्रों का बताया गया है, ठीक है। ये हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने जाना। तो क्या है, प्राचीन काल से ही जो हर वर्ण है वो अपने से ऊंचे वर्ण के कार्यों, गुणों और रीति रिवाजों का अनुसरण करके, मतलब उनको फॉलो करके अपनी सामाजिक स्थिति को, समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का, मतलब बेहतर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो ज़्यादातर हर वर्ण का क्या लक्ष्य रहता है कि ब्राह्मणों का रहन सहन, तौर या उनके सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करना, ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें। तो ज़्यादातर जो है आइडियल इसमें ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, बुक में बताया गया है। आइडियल कौन होता है इन सारे वर्णों का? ब्राह्मण। और इन्हीं के रीति रिवाजों को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, इन्हीं के गुणों को और कार्यों को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, जिससे बाकी के जो वर्ण हैं वो अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। भाई उनकी संस्कृति को, रीति रिवाजों को अपनाना, इसे संस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। अब हम एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे। संस्कृतिकरण के बारे में जानेंगे, फिर उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके भारतीय समाज में प्रभाव के बारे में जानेंगे। एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता आती है उच्च जातियों का अनुसरण। इसमें क्या किया जाता है? उच्च जातियों का अनुसरण किया जाता है। जो निम्न जाति है वो अपने से ऊंची जाति का, या ज़्यादातर कहें तो ब्राह्मण जाति का रीति रिवाज फॉलो करती हैं, ठीक है, उनका अनुसरण करती हैं। तो द्विज जातियों का अनुसरण। अब ये द्विज जातियाँ क्या हैं? कोई एक, मान लो सामाजिक क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, पर एक जाति है जिसके बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र में ये वाली जाति ज़्यादा पावरफुल होगी और बाकी जातियाँ इसी के रीति रिवाजों को फॉलो करेंगी। ये जो पावरफुल जाति होती है किसी क्षेत्र में रहने वाली, इसी को द्विज जाति कहा जाता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली जाति होती है या सबसे पावरफुल जाति होती है उसे द्विज जाति कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा लोग होने की वजह से इसकी पावर भी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है? द्विज जातियों का अनुसरण होता है। तो किसी क्षेत्र में जो ज़्यादा संख्या वाली जाति होती है, कम लोगों की संख्या वाली जो जाति होती है वो बड़ी जाति का अनुसरण करती है, द्विज जाति के रूल्स को फॉलो करती है, रीति रिवाजों को फॉलो करती है, ठीक है, अपनी स्थिति को उनमें बेहतर बनाने के लिए। और क्या होता है? इसमें केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पदमूलक परिवर्तन कैसे? मान लो कि व्यक्ति के पद का ही सामाजिक स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव नहीं होता, केवल व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है। रहता वो उसी जाति का है जिस जाति में उसने जन्म लिया है, पर उसके पद का परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है, बस, ठीक है। अब क्या है, इसमें सर्वव्यापकता होती है। संस्कृतिकरण में सर्वव्यापकता होती है। ये प्रक्रिया हर जगह पाई जाती है, हर देश में पाई जाती है, ठीक है। भारत में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये बाकी देशों में भी पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश में पाई जाती है, ये सब जगह पाई जाती है, पूरी दुनिया में पाई जाती है, इसलिए इसे सर्वव्यापक बताया गया है। इसमें क्या होता है? आदर्शों का महत्व होता है। तो क्या होता है? उच्च जातियों के आदर्शों को ही तो फॉलो किया जाता है, उनके नाम को थोड़ी फॉलो किया जाता है, उनके आदर्शों को ही तो फॉलो किया जाता है, उनके रीति रिवाजों को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आदर्शों का महत्व होता है। और क्या
क्या होता है, प्रभु जाति का महत्व होता है। मतलब जो प्रभु जाति होती है, जैसा कि हमने द्विज जाति और उच्च जाति के बारे में सुना है, तो उच्च जातियाँ और द्विज जातियाँ क्या हैं, ये प्रभु जाति ही तो हैं। ठीक है, इनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, तो ये प्रभु जाति हैं। ठीक है, इनका महत्व होता है, इन जातियों का महत्व होता है। शुद्धतावादी आदर्शों का महत्व होता है, तो जो आदर्श व्यक्ति को शुद्ध करते हैं या पवित्र करते हैं। अब देखो, इसमें सिंपल बात समझने की ये है कि जो उच्च जातियाँ हैं उनमें क्या होता है, शुद्धतावाद किया जाता है। मतलब ब्राह्मण है, ठीक है, वो उच्च जाति में आए। अब ब्राह्मण में क्या होता है, शुद्धतावादी विचारों को महत्व दिया जाता है, पवित्रता वाले विचारों को, धार्मिक विचारों को महत्व दिया जाता है। तो सारी जातियाँ उसी को फॉलो करती हैं, उन्हीं विचारों को फॉलो करती हैं। तो वो कैसे आदर्शों को फॉलो करती हैं, शुद्धतावादी आदर्शों को। ठीक है, जो आदर्शों ने शुद्ध होना, पवित्र होना सिखाते हैं, उन आदर्शों को फॉलो करती है, इसलिए उन्हीं का महत्व होता है। ठीक है, और क्या होता है, वैधिकरण का महत्व होता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो, जब पहले राजा महाराजा वाला टाइम चलता था, तो उसमें क्या होता था, कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर राजा बन गया, तो अगर ब्राह्मणों ने उसे घोषित कर दिया कि वो उच्च जाति का है, तो वो उच्च जाति में ही आएगा, भले ही वो कोई सी भी जाति का हो। पर अगर ब्राह्मणों ने उसे घोषित कर दिया कि वह उच्च जाति का सदस्य है, तो सब उसे उच्च जाति का सदस्य ही मानेंगे। इसे ही वैधिकरण बोला गया है। ठीक है, मतलब इसमें जो ब्राह्मण हैं उनके वचनों का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई निम्न जाति का व्यक्ति है और वो राजा बन गया, पर कोई उसे राजा मान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो निम्न जाति का है। और अगर वह ब्राह्मणों से कहकर अपना राज्य अभिषेक करा ले और ब्राह्मणों ने घोषित कर दिया कि वह उच्च जाति का सदस्य है, तो सब उसे उच्च जाति का सदस्य मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। फिर क्या है, ये हमने कवर कर लिया वैधिकरण का महत्व। अब आता है सामाजिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से समाज में गतिशीलता आती है। कैसे आती है भाई, देखो, हमेशा लोगों का जो स्थान है समाज में वो चेंज होता रहता है। जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों का रीति रिवाज फॉलो करके उनके जैसी बन जाती हैं, या कहो अपने समाज को ऊंचा उठा लेती हैं, अपनी स्थिति को बेहतर बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है, अनेक उपजातियों का भी जन्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से समाज में गतिशीलता आती रहती है। ठीक है, फिर आता है संस्कृति का आदान प्रदान। वो लोग अपनी संस्कृति इन्हें बताते हैं और ये लोग अपनी संस्कृति उन्हें बताते हैं। ठीक है, इससे लोगों की या जातियों की संस्कृति बदलती है, तो विभिन्न वर्णों की संस्कृतियाँ बदलती हैं। ठीक है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। भारतीय समाज पर संस्कृति के क्या प्रभाव पड़े। अब हमने सारी विशेषताएं देख ली क्या थी संस्कृतिकरण की। अब हम देखेंगे कि भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इससे नवीन उपजातियों का जन्म हुआ है। नवीन मतलब नई। ठीक है, नई उपजातियों का जन्म हुआ है भारत में। उपजातियों का संघर्ष बढ़ा है। ठीक है, मतलब पहले क्या था, जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वो अपनी जाति के लोगों से मतलब रखता था। ठीक है, दूसरी जातियों में दखलंदाजी नहीं करता था। पर जब से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बढ़ी है, क्या है, विभिन्न जातियां दूसरी जाति के रीति रिवाजों को फॉलो करती है, जिससे वो अपनी जातियों से दूर होती जाती है। और जो उपजातियां हैं वो संघर्ष करती रहती हैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। तो इससे क्या है, उपजातियों में संघर्ष बढ़ा है, नए रीति रिवाजों का जन्म हुआ है। भाई रिचुअल्स बदले गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक जाति दूसरे जाति के रीति रिवाजों को फॉलो कर रही है, पर क्या है, उनमें थोड़ी कठिनाई है, तो वो अपने हिसाब से रीति रिवाजों को बदल लेती है। कई बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो इससे क्या है, नए रीति रिवाजों का जन्म हुआ है। और क्या है, सामाजिक दूरी में कमी आई है। भाई जब व्यक्ति का सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाता है, फिर जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, वो इस बातों पर ध्यान नहीं देता कि व्यक्ति कौन सी जाति से बिलोंग करता है। वो इस बात पर ध्यान देता है कि इसका सामाजिक स्तर कैसा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से विभिन्न जातियों में या सामाजिक दूरी कम हुई है। ठीक है, विभिन्न जातियों में जो सामाजिक दूरी थी वो कम हुई है। अंतरजातीय संबंधों की संभावना बढ़ी है। पहले क्या था, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, पर जब से संस्कृतिकरण बढ़ा है, इससे क्या हुआ है, अंतरजातीय संबंधों में संभावना बढ़ी है। मतलब विवाह के ही नहीं, बाकी संबंधों में भी, मतलब दोस्ती के संबंधों में या व्यापारिक संबंधों में भी संभावना बढ़ी है। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से बातचीत कर सकता है और संबंध बना सकता है। ठीक है, और क्या है, सांस्कृतिक एकता उत्पन्न हो रही है। अब क्या है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से या असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया से एक जाति दूसरे जाति के इतना निकट आ रही है, दोनों के बीच के संबंध इतने बेहतर हो रहे हैं कि उनकी दोनों की संस्कृतियों में फ़र्क मालूम ही नहीं पड़ता। ठीक है, रीति रिवाज इतने मिलजुल रहे हैं कि संस्कृतियों में जो डिफरेंस है वो पता ही नहीं चलता। इससे क्या हो रहा है, सांस्कृतिक एकता, मतलब सबकी संस्कृति एक जैसी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, सांस्कृतिक एकता उत्पन्न हो रही है। और क्या है, वर्णों में संघर्ष का अंत हुआ है। पहले क्या था, जैसा वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता है कि वर्णों में आपस में मतभेद रहते थे। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानता था, बाकी सबको निम्न मानता था। परंतु संस्कृतिकरण के कारण ये जो वर्ण संघर्ष है, ठीक है, वर्णों में जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, वो भी कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो खत्म सी हो गई है। ठीक है, कम हो गई है। इसके अलावा
अलावा जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था आ गई है, जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था का अंत हो रहा है, वर्ण व्यवस्था के संघर्षों का अंत हो रहा है। ठीक है, जातियों में आर्थिक स्वतंत्रता आई है। पहले क्या था, एक जाति के व्यक्ति का निश्चित पेशा होता था। अब जैसे मान लो शूद्र है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की वजह से क्या था, शूद्र जो है वो केवल निम्न कार्य ही कर सकते थे, साफ सफाई का कार्य ही कर सकते थे, जिससे क्या था, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो काम करते थे। अब जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे हुई है, जब उन समाज में कार्य करने की छूट मिली है, मतलब वो कैसा भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी जाति कैसा भी कार्य कर सकती है। ठीक है, उसकी वजह से सारी जातियों में आर्थिक स्वतंत्रता आई है। अब जो भी वही कैसा भी काम कर सकता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, तो उसे उसी तरह का पैसा भी दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से वो अपनी कमाई भी करता है। तो जातियों में आर्थिक स्वतंत्रता आई है, कोई जाति गरीब या अमीर स्पेशली नहीं है। ठीक है, सब में आर्थिक स्वतंत्रता आई है, सब अपनी योग्यता के अनुसार पैसा कमा सकते हैं। फिर क्या है, निम्न जातियों का उत्थान हुआ है। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हुई है, निम्न जातियों ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है और उन जातियों का उत्थान हुआ है। ठीक है, उन्हें भी समाज में वही समान अधिकार और इज्जत दी जाती है। और क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म हुआ है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म हुआ है। विश्व बंधुत्व की भावना जगी है भैया। तो ये वर्ल्ड मेरा घर है, इसमें रहने वाले सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, ये वाली भावना का विकास हुआ है लोगों में। ठीक है, और क्या, मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है। सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उनका जन्म हुआ है। विभिन्न सुधार आंदोलन शुरू हुए हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, ये हमने जाना कि भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के क्या प्रभाव पड़े। तो ये सारे प्रभाव पड़े हैं। आप इन हेडिंग्स को याद कर सकते हो और एग्जाम्स में चू चटाक लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं पश्चिमीकरण। अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हमने पूरी पढ़ ली, क्या होता है, इसके प्रभाव कैसे होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है पश्चिमीकरण की। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है पश्चिमीकरण, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पश्चिमीकरण क्या है, इसका अर्थ है पश्चिमी संस्कृति के अनुसार सामाजिक जीवन को ढाल लेना, यही पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमी संस्कृति मतलब पश्चिम यूरोप की संस्कृति। ठीक है, अमेरिका के साइड के जो देश हैं उनकी संस्कृति। ठीक है, पश्चिमी यूरोप की संस्कृति में पता है ब्रिटेन वगैरह की संस्कृति कैसी होती है, पश्चिमी संस्कृति के अनुसार अपने सामाजिक जीवन को ढाल लेना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें ही पश्चिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, भारत में औपनिवेशिक काल चला, अंग्रेज़ों का राज्य रहा 150 वर्षों तक। तो अंग्रेज़ों के तौर तरीकों को सीखकर उनके साथ रहकर भारतीयों में भी पश्चिमीकरण हुआ। भारतीयों ने उनके तौर तरीके सीखे, जिसे पश्चिमीकरण कहा गया। बस, और भारत के समाज में जो परिवर्तन आए हैं उनके कारण उसे भी पश्चिमीकरण कहा गया। भारतीय समाज और संस्कृति में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य, कला तथा साहित्य। अब देखो, जब भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन आए। जो कला है उसमें भी परिवर्तन आया, और साहित्य लेखन है उसमें भी परिवर्तन आया, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया। ठीक है, बहुत औद्योगिकरण भी हुआ है, और संस्थाओं में परिवर्तन आया, लोगों के सोचने समझने के तरीके में भी परिवर्तन आया। इन्हीं सब परिवर्तनों को पश्चिमीकरण कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिमीकरण के लक्षण या फिर उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब सबकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भौतिकवादी विचारधारा। तो पश्चिमीकरण में क्या होता है, व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है, व्यक्ति की विचारधारा आध्यात्मवाद से दूर हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत के लोग बहुत धार्मिक थे, पर इसमें क्या होता है, भौतिकवादी विचारधारा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और सामूहिक भावना का अभाव होता है। जैसे हमारे भारत की स्पेशलिटी क्या है कि सब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते हैं। पर क्या होता है, पश्चिमीकरण में सब लोग व्यक्तिवाद पर ध्यान देते हैं, अपने अपने हितों पर ध्यान देते हैं, समूह पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा। ठीक है, इस भावना का अभाव है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, सामूहिक भावना का अभाव है, मतलब ये भावना कम देखी जाती है या कभी कभी ही निकल कर आती है। ठीक है, और क्या है, नगरीकरण और औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा होता है। गाँव से लोग शहर की ओर आते हैं और उद्योग लगाते हैं, औद्योगिकरण होता है देश का। ठीक है, पश्चिमीकरण के लक्षण नहीं है। और क्या है, मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, सबके अपने अधिकार होने चाहिए, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उसको मान्यता दी गई है। ठीक है, शिक्षा प्रसार की विविध योजनाएं बनाई गई हैं पश्चिमीकरण में, और यातायात के साधनों पर बल दिया जाता है। ठीक है, यातायात के साधन जैसा आपको पता है, सड़कें वगैरह और कार, ट्रेन, प्लेन, बस, ये सब यातायात के साधन होते हैं, ट्रैवलिंग। ठीक है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। विवाह संबंधों में स्वतंत्रता आई है। पहले क्या था, मतलब भारत में जैसे आपको पता है कि भारत की संस्कृति में क्या है, विवाह जो है वो एक निश्चित व्यक्ति से किया जाए और 7 जन्मों तक उसे निभाया जाए। ठीक है, पर पश्चिमीकरण जब हुआ तो उस समय पे लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया, और अब क्या है, विवाह में इतनी स्वतंत्रता मिली है, एक व्यक्ति एक बार विवाह करने के बाद और अपने साथी को तलाक देने के बाद दोबारा से विवाह कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की विवाह संबंधों में स्वतंत्रता आई है, या फिर अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकता है, माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके के विवाह संबंधों में स्वतंत्रता मिली है पश्चिमीकरण
के कारण, ठीक है। और क्या है, लैंगिक समानता पाई जाती है पश्चिमीकरण में, पश्चिमी संस्कृति में लैंगिक समानता देखी गई है, ठीक है। जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं वही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हैं। और क्या है, पश्चिमीकरण के फलस्वरूप हमने देखा विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता पाई जाती है पश्चिमीकरण में, है ना। जब मर्जी भैया तलाक दे सकते हैं, विवाह तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता दोनों को ही प्राप्त होती है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। और क्या है, पश्चिमीकरण में अंधविश्वासों का अभाव है। जो अंधविश्वास है वो नहीं माने जाते। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब आगे मत जाना, ठीक है। इस तरीके के अंधविश्वास नहीं पाए जाते पश्चिमीकरण में। तो आगे देखते हैं भारतीय समाज और संस्कृति पर पश्चिमीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो ये जो है ना टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं ज़्यादातर। देखो यहाँ पर क्या है, पश्चिमीकरण की विशेषताएं जो दिखाई गई हैं वही अगर भारत पर लागू की जाएं तो भारत में यही सब परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से टॉपिक को समझने की ज़रूरत है, बाकी आप अपने आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले तो जातीय संरचना में क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या परिवर्तन आए हैं। जाति प्रथा में शिथिलता आई है, ठीक है। पहले क्या था, जाति विवाद बहुत रहता था, जाति प्रथा को बहुत फॉलो किया जाता था। पर जब से पश्चिमीकरण हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है, क्या है, सभी लोगों को एक साथ रहना होता है, ठीक है। जब काम करते हैं तो सबको एक साथ रहना पड़ता है। आप कब तक इन रिचुअल्स में फंसे रहेंगे कि ऊंची जाति है नीची जाति, ठीक है, कब तक इस सब में फंसे रहेंगे। इससे आगे निकलकर देश के विकास पर ध्यान देना है, यही सोच लोगों में आई और उनको सबको एक साथ काम करना होता था। इसलिए उन्होंने जातीय भेदभाव को भुला दिया और जाति प्रथा में शिथिलता आई है इसकी वजह से। और क्या है, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पहले क्या था, ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गांव में, अब भी गांव में ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है, पर अब गांव और शहरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। पर पहले जो गांव थे वो बहुत अलग थे और उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी और गांव के लोगों को उद्योगों के कारण या काम की तलाश में शहर आना पड़ा, नगरों में आना पड़ा, जिससे क्या हुआ, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और क्या है, जातीय भेदभाव का अंत हो गया, ये हमें पता है। और विद्यार्थियों में एकता आई। पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो एक ये भी पड़ा कि विद्यार्थियों में एकता आई, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ जिसके कारण सभी जातियों के व्यक्तियों को एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी थी। इससे क्या हुआ, विद्यार्थियों में एकता आई, जातीय भेदभाव को भुला दिया गया है इन बच्चों में भी, ठीक है। और क्या है, अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार हुआ है, ज़्यादातर अंग्रेजी शिक्षा को लोगों ने ग्रहण करा है। और जैसे क्या था, भारत के लोग जो चमड़े के जूते नहीं पहनते थे, नलों का पानी नहीं पीते थे और अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाते थे, ठीक है। पर जब से ये अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार हुआ है, भारत में ये सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया है। जातीय संरचना पर ये प्रभाव पड़े हैं। फिर आता है निम्न वर्गों पर प्रभाव। निम्न वर्गों में क्या प्रभाव पड़े हैं, बस अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो मतलब छुआछूत चलती थी निम्न वर्गों के साथ, ठीक है, कि इस वर्ग के व्यक्तियों से दूर रहना है, इस जाति के व्यक्तियों से दूर रहना है, इस सब का प्रभाव खत्म हो गया है या हम कह सकते हैं कम हो गया है, ठीक है। और क्या है, स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और जो स्त्रियों से रिलेटेड कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब कुरीतियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। और पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्हें बिल्कुल अधिकार सारे पुरुषों के बराबर दिए गए हैं। स्त्रियों में भी इतनी जागृति आ गई है या वो इतनी जागरूक हो गई हैं कि अपने अधिकारों की मांग खुद करती हैं वो, ठीक है। और स्त्रियों को पुरुषों के साथ काम करने का अधिकार है, मतलब उनके बराबर का सारा कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं। ग्रामीण समाज पर कुछ इस तरह के प्रभाव पड़े हैं कि पश्चिमीकरण से क्या हुआ है, नगरीकरण और औद्योगिकरण का जन्म हुआ है। इसकी वजह से जो ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं वो नगरों की ओर चले गए हैं और नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है और गांव में जनसंख्या कम हुई है, ठीक है। और क्या हुआ है, वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया गया। गांव में पहले इतने आविष्कार नहीं होते थे और अंधविश्वास ज़्यादा चलते थे, पर गांव में भी अब वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। फिर पश्चिमीकरण के कारण ग्रामीणों के रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ गया है, ठीक है। और क्या है, पश्चिमीकरण का और किस तरह से प्रभाव बना है कि ग्रामीण समाज भी गतिशील बन गया है, ठीक है। तेजी से संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकाकी परिवारों का महत्व बढ़ रहा है और जो ग्रामीण लोग हैं वो भी अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। खेती बाड़ी से निकलकर और कुछ बेहतर करने की कोशिश वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं विवाह संस्था पर इसके कैसे प्रभाव पड़े हैं। ये भी आप लोगों को पता ही है कि विवाह पद्धति में परिवर्तन आया, रीति रिवाजों का पालन करना होता था पहले बहुत ज़्यादा, अब क्या है, सिविल मैरिज का प्रचलन हो गया या अदालतों में विवाह होने लगे हैं, ठीक है। और पहले क्या था, पहले बारात में भी ऐसे भर भर के लोग जाते थे, अब कम हो गए हैं। और पहले तो शादी में भी इतने इतने लोग शामिल होते थे, पूरे पूरे गांव के गांव आते थे, 2-2 3-3 गांव शामिल होते थे एक शादी में। पर अब क्या है, 50 से ज़्यादा लोग तो आते ही नहीं है किसी शादी में, ठीक है। मतलब इस तरह की व्यवस्था हो रही है, विवाह संस्था के पर ऐसे प्रभाव पड़े हैं पश्चिमीकरण के, ठीक है। और पहले क्या था, 2-2 दिन तक विवाह चलता था, बहुत बड़ी प्रक्रिया थी विवाह की। पर अब क्या है, 2-3 घंटों में विवाह खत्म हो जाता है। पहले क्या था, माता पिता लड़का लड़कियों के लिए जीवन साथी चुनते थे, अब क्या है,
है वो स्वयं ही चुन लेते हैं अपने लिए जीवन साथी। पहले क्या था, बाल विवाह चलता था, पर अब नगरों में या गांव में भी अधिक आयु में विवाह किया जाता है बच्चों का, ठीक है। और पहले विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था, पर आजकल विवाह को केवल एक सामाजिक समझौता माना जाता है, ठीक है। पहले क्या था, भारत में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी, एक आदमी दो दो तीन तीन पत्नियां रखता था, पर पश्चिमीकरण के कारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कारण क्या है, एक विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया है। अब एक विवाह किया जाता है केवल। और अब क्या है, अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे, ठीक है। अब पहले क्या था, भारतीय विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार माना जाता था। पहले शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, भारत में बहुत ज़रूरी माना जाता था, पर अब क्या है, कोई विवाह करे ना करे उसके मन की बात है, ठीक है। नवयुवक विवाह के बंधनों में नहीं फंसना चाहते और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है, अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये विवाह संस्था के प्रभाव पड़े। अब क्या आता है, पारंपरिक परिवार प्रणाली पर प्रभाव। तो ये तो आपको पता है, पहले संयुक्त परिवार की प्रधानता थी और अब क्या है, एकाकी परिवार प्रचलन में है ज़्यादा। और पहले क्या था, ज़्यादा बच्चे जिस परिवार में होते थे उस परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं चलता कुछ भी, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाजों में क्या परिवर्तन आए हैं, सामाजिक रीति रिवाजों में कुछ इस तरह के परिवर्तन आए हैं कि लोगों के ड्रेसअप में बहुत परिवर्तन आए हैं, ठीक है, और लोगों के रहन सहन के तरीकों में बहुत परिवर्तन आया है, ठीक है। भारत के लोग जैसे पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अब क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के प्रभाव से जीन्स पैंट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, ठीक है। पहले क्या था, औरतें श्रृंगार के लिए नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती थी, अब क्या है, इतने सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, मैं वैसा बता रही हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले जाना मेरी बातों को। तो आप क्या करते हैं, पाउडर क्रीम जैसी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पुरुष जो है वो बालों की बनावट पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और विचित्र प्रकार की बालों की बनावट भाई ऐसा तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना लड़के बिल्कुल भी। तो ऐसा लिखा हुआ है कि बालों की बनावट भी बहुत अजीब तरह की हो गई है पुरुषों की, ठीक है। और चाहो तो बुक खोल कर तुम पढ़ सकते हो, ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या है, जूतों में भी परिवर्तन आ गया है। तो पहले क्या करते थे, भारत के लोग खड़ाऊ पहनते थे या फिर नंगे पैर रहते थे, अब क्या है, सैंडल्स पहनते हैं और चमड़े के जूते पहनते हैं। पहले क्या था, रीति रिवाजों को बहुत फॉलो किया जाता था, अब इतना नहीं किया जाता। और क्या था, संस्कृति के प्रतिमान बदल गए हैं पूरी तरह से, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा कम होने लगी है। पहले क्या था, पूर्वजों के प्रति इतने सारे तरह के रीति रिवाज चलते थे, अब उनको थोड़ा कम फॉलो किया, उनको कम फॉलो किया जाता है, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा कम हो गई है लोगों की। और क्या, सामाजिक मूल्य और रीति रिवाज जो हैं उस सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से प्रभावहीन हो गए हैं। अब जो है कानून को ही सर्वोपरि माना जाता है, रीति रिवाजों का कोई इतना मूल्य नहीं रह गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका धर्म और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। सोच रहे हो कि इतनी इतनी सी हेडिंग में कितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही है मेरे दोस्त, बहुत मोटा चैप्टर है ये, ऐसे ही नंबर भी हैं इसके, ठीक है, बहुत मोटे नंबरों का चैप्टर है ये, मतलब 10 नंबर का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं चाहती हूँ आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख कर आओ। अब क्या है, धर्म तथा साहित्य पर क्या प्रभाव पड़े हैं इसके, वो भी देखेंगे। पश्चिमीकरण के कारण पुराने धार्मिक विश्वास समाप्त हो गए हैं और धर्म का क्षेत्र सीमित हो गया है, ठीक है। धर्म के सिद्धांतों को ईश्वरकृत ना मानकर मनुष्यकृत माना जाता है। तो मतलब पहले जैसे माना जाता था कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं सारे वो भगवान के अकॉर्डिंग है, पर अब क्या है, लोग इस पर सवाल उठाते हैं और मनुष्यकृत बताते हैं, इसे बोलते हैं कि जो धर्म के सिद्धांत हैं उन्हें मनुष्य ने बनाए हैं, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। क्या किया जाता है कि जो ग्रंथों की या धर्म ग्रंथों की जो प्रामाणिकता है उन्हें तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मतलब तर्क दिए जाते हैं तब उनका ठीक या ना ठीक होना बताया जाता है, ठीक है। तो और क्या है, भाषाओं के क्षेत्र में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव ज़्यादा आया है। संस्कृति में जो हमारी भाषा यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा या फिर संस्कृत, इन भाषाओं को नहीं इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो जो हमारे भारतवासी हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के शब्द अपनी नॉर्मल बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब उन्हें हिंदी में भी नहीं पता हो। जैसे कि प्लीज़, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वर्ड का यही है, प्लीज़। प्लीज़ ऐसा शब्द है जिसका हिंदी में मतलब जल्दी से किसी को याद भी नहीं आता, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हुए भी यही बोलते हो कि प्लीज़ भगवान ऐसा कर देना, प्लीज़ भगवान ऐसा कर देना, ठीक है। कोई बोलता है कि कृपया करके भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें, ऐसा बोलता है? कोई नहीं बोलता ना, ऐसा बोलता है प्लीज़ भगवान मुझे ये दे दो, प्लीज़ भगवान मुझे वो दे दो, ठीक है। इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है हम लोगों के लिए, ठीक है। और क्या है, साहित्य में धर्मनिरपेक्षता, भोगवाद, नास्तिकवाद, साम्यवाद, स्वतंत्रता, समानता आदि विचारधाराओं का प्रचलन हो गया है। पश्चिमीकरण की वजह से इतनी विचारधाराएं पहले नहीं थी जितनी पश्चिमीकरण के बाद आ गई हैं, ठीक है। कला के क्षेत्र में भी पश्चिमीकरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे आपको पता है कि जब से पश्चिमीकरण हुआ है हमारे संगीत कला में बहुत परिवर्तन आया है, ठीक है। पॉप म्यूज़िक चलने लगा है, नृत्य कला में परिवर्तन आया है, ठीक है। हिप हॉप डांस है और डांस की अलग अलग फॉर्म्स आ गई हैं हमारे कल्चरल डांस के अलावा भी, और मूर्ति कला में भी परिवर्तन आया है, और ड्राइंग में भी काफ़ी परिवर्तन आया। मतलब अलग अलग कलाओं में काफ़ी पश्चिमी संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि
भारतीय समाज और संस्कृति पर पश्चिमीकरण के क्या प्रभाव पड़े। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, पूरे चांसेस हैं कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे देखते हैं आधुनिकीकरण। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2 प्रकार संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है आधुनिकीकरण की। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण एक सामान्य शब्द है जिसे समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तन को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समाज में जो तेज़ी से परिवर्तन आते हैं, जो पश्चिमीकरण होता है और संस्कृतिकरण होता है, इसे क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण कहा जाता है। जैसे आधुनिकीकरण किस तरीके से होता है? जैसे समाज पहले क्या था, पहले ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो एरिया है वो मॉडिफाई होना शुरू हुआ, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और उद्योग स्थापित हो गए। ठीक है, मतलब दुनिया जो है वो मॉडर्न होती जा रही धीरे धीरे, इसी को हम बोलते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है, समाज का तेज़ी से आधुनिक होना ही आधुनिकीकरण है। अर्थशास्त्री इसका अर्थ विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मतलब अब देखो, हर क्षेत्र का व्यक्ति इसे अपने अपने हिसाब से लेता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के हैं, मतलब अर्थशास्त्री हैं, वो क्या मतलब निकालते हैं आधुनिकीकरण का? जो समाज में आर्थिक विकास होता है उससे मतलब लगाते हैं। ठीक है, और जो समाजशास्त्री और मानव शास्त्री होते हैं, उनके लिए क्या होता है आधुनिकीकरण का मतलब? मानव समाज में वैभिन्नीकरण, मतलब मानव समाज में जो विभिन्नताएं आती हैं उन को लेकर होता है। ठीक है, वो आधुनिकीकरण का मतलब मानव समाज में हो रहे वैभिन्नीकरण या विभिन्नताएं जो आती हैं मानव समाज में, उससे लगाते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्री इसे प्रायः सरकारों द्वारा तीव्र परिवर्तन लाने, परिवर्तन की मांगों की पूर्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्री जो हैं उनके लिए क्या है आधुनिकीकरण का मतलब? सरकारों द्वारा तीव्र परिवर्तन लाना और जो परिवर्तन की मांगे हैं जनता द्वारा उनको पूरा करना। ठीक है, आधुनिकीकरण तथा अस्तित्व व्यवस्थाओं में परिवर्तन, ये क्या है? इसका वही मतलब है कि संगठनों में जो परिवर्तन होता है, संगठनात्मक परिवर्तन बोल दिया उसको। ठीक है, और जो व्यवस्थाएं हैं, स्थित व्यवस्थाएं, जैसे नातेदारी व्यवस्था है, हमारे समाज में चली आ रही है, बहुत समय से स्थित है। ठीक है, इन व्यवस्थाओं का बदला जाना, ठीक है, इनमें परिवर्तन आ रहा है, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और इनकी विशेषताएं समाप्त हो रही हैं। समाज में नवीन वर्गों का निर्माण होता है, मतलब जो नए वर्ण हैं, नए वर्ग हैं, उनका जन्म होता है और प्रक्रियाओं में परिवर्तन आता है समाज की। तो अब आता है सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन। आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ है? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का उदय हुआ है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता है उसी के साथ आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनाओं में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की विशेषता केंद्रीय सत्ता, बड़े प्रशासनों तथा राजनीतिक अभिकरणों का विकास है। मतलब क्या होता है? आधुनिकीकरण के कारण राष्ट्र का और राजनीतिक सत्ता का विकास होता है। ठीक है, आधुनिक समाज अधिक प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है? अनुकूल जन प्रवृत्तियाँ, अधिक से अधिक जनसंख्या केंद्रीय तथा अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर देती है और सबके मत समान होने लगते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या केंद्रीय और बाकी गतिविधियों में भाग लेने लगती है तो क्या होता है? ये जन प्रवृत्ति अनुकूल होती है, मतलब राष्ट्र हित के अनुकूल होती है, जैसी राष्ट्र को चाहिए होती है वैसी होती है। ठीक है, ये जन प्रवृत्तियाँ जो अनुकूल होती हैं
वो आधुनिकीकरण के कारण होती हैं। ठीक है, फिर आता है व्यापक शिक्षा, मतलब शिक्षा का विस्तार होता है। आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा का विस्तार होता है। ठीक है, शिक्षा संगठनों तथा शिक्षा कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है तथा शिक्षा का व्यापक विस्तार होता है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का भी विस्तार हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा का व्यापक विस्तार ही नहीं होता अपितु इसमें विविधता भी आ जाती है। ठीक है, आधुनिकीकरण के साथ साथ जैसे शिक्षा का विकास होता है ऐसे उसमें डिफरेंसेस भी आने लगते हैं, अलग अलग तरह की शिक्षा और बनने लगती हैं, विविधताएं आने लगती हैं शिक्षा में। ठीक है, फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास हुआ है। आधुनिकीकरण एक पृथक राष्ट्रीय अथवा राज्य समुदायों तक ही सीमित नहीं है अपितु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना होता है। ठीक है, आधुनिकीकरण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है तथा इसमें एक विश्व की कल्पना साकार रूप की तरफ से बढ़ जाती है। मतलब टोटल इसका मतलब ये हुआ कि जो आधुनिकीकरण है उसके कारण राष्ट्रों का विकास होता है और राष्ट्रों में आपसी सहयोग भी बनता है। ठीक है, ये केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है ये प्रक्रिया। ठीक है, और इस प्रक्रिया से क्या होता है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तार होता है इस प्रक्रिया का। तो आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ ली और अब बारी आधुनिकीकरण के कारण भारत में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन में भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, औपनिवेशिक काल में शुरू हुई, ये सबको पता है। उद्योगों का विकास हुआ और उसके साथ ही नवीन मध्यम वर्ग का भी जन्म हुआ। ये वर्ग भारत की पारंपरिक संस्कृति के लिए बिल्कुल नया और अनजाना था। इस वर्ग में ज़्यादातर अमीर लोग थे मध्यम वर्ग में, ठीक है, और शिक्षित लोग थे। भारत में आधुनिकीकरण के कारण राजनीतिक विकास तेजी से हो रहा है और राजनीतिक दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और भारत में क्या हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। शिक्षा निम्न वर्ग की गतिशीलता को बढ़ावा दे रही है। ये प्रभाव पड़े हैं आधुनिकीकरण के भारत की संस्कृति पर। भारत में आधुनिकीकरण के लक्षण क्या हैं, हमने देखा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं भारत में आधुनिकीकरण की वजह से, और उसके लक्षण क्या हैं। भारत में औद्योगिकरण हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, नगरीकरण हो रहा है। औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों की स्थापना हो रही है लगातार। नगरीकरण मतलब लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं, शहरों में आकर बस रहे हैं। और भारत में धर्मनिरपेक्षता दिख रही है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हमने देखी है भारत में। ठीक है, लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। भारत में शिक्षा का प्रचार हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। राजनीतिकरण हो रहा है। गतिशीलता और नवीन सामाजिक वर्गों का विकास हो रहा है। ठीक है, ये भारत में आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। और ये टॉपिक्स हम इसी वीडियो में इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर का मुझे शायद आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से, क्या क्या परिवर्तन है, आधुनिकीकरण के लक्षण क्या हैं भारत में। ठीक है, और आगे अब देखते हैं। अब आता है पंथ निरपेक्षीकरण। ये टॉपिक बिल्कुल नया है हमारे लिए। ठीक है, पंथ निरपेक्षीकरण क्या है और इसके बारे में भी सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी अर्थ और परिभाषा जानेंगे। प्राचीन काल से ही हर सभ्यता में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हर देश में धर्म और राजनीति दोनों पाई जाती हैं, किंतु धर्म और राजनीति दोनों मिलाकर राज्य करने के भयंकर परिणाम निकलते हैं। धर्म और ईश्वर के नाम पर अत्यधिक रक्तपात हुआ है, मतलब खून खराबा हुआ है, ये हम सबको पता है। इसी रक्तपात को रोकने के लिए और कल्याणकारी राज्य की भावना के कारण धर्म प्रभावित राज्यों का लोप होने लगा है। जैसे कि आपको पता है कि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, मतलब धर्म की भावना का लोप हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार धर्म के स्थान पर तर्क और योग्यता को अधिक महत्व देना पंथ निरपेक्षीकरण कहलाता है। M.N. श्रीनिवास के अनुसार पंथ निरपेक्षीकरण शब्द से यह तात्पर्य है कि जो कुछ भी पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है, और उसका तात्पर्य विभेदीकरण की प्रक्रिया से भी है, जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के प्रति संबंध में अधिक से अधिक पृथक होने में दिखाई पड़ती है। ठीक है, पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब आपको समझ में आया। धर्म के स्थान पर योग्यता और तर्क को अधिक महत्व दिया जाता है, जहाँ पर वहाँ पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी कुछ सिमिलर है पश्चिमीकरण के। ठीक है, पर पश्चिमीकरण से धर्म का इतना ह्रास नहीं हुआ है जितना पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में है। ठीक है, आगे देखते हैं पंथ निरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो यही है कि इसके कारण धर्म के प्रभाव में कमी आती है। ठीक है, भारत विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का देश रहा है, यह हमें पता है, और विभिन्न धार्मिक समुदायों में भारतीय जनता को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया है, किंतु पंथ निरपेक्षीकरण की भावना ने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है। ठीक है, और अब समाज में क्या हो रहा है, धर्म की भावना कम है और धन का महत्व ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर क्या आता है, विभिन्न शास्त्रों का महत्व। पंथ निरपेक्षीकरण से पहले ज़्यादातर क्या था, जो धार्मिक किताबें हैं उनका ज़्यादा महत्व था और हर चीज़ का संबंध धर्म से लगाया जाता था। पर अब क्या हो रहा है, अलग अलग शास्त्रों का महत्व
ज़्यादा है। जैसे इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए देखो, हमें समाज के बारे में पढ़ने के लिए समाजशास्त्र एक अलग से विषय दिया गया है। ये सब तो चीज़ें नॉर्मल हैं, हमारे धर्म में भी इसकी बातें बताई गई हैं, ठीक है। धार्मिक किताबों में भी समाज के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, बट उससे अलग इसे एक अलग विषय बनाया गया है, ठीक है, अलग से शास्त्र बनाया गया है। और अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, सब अलग अलग शास्त्रों का उद्भव हुआ है। इन्हीं शास्त्रों का महत्व है पंथ निरपेक्षीकरण में, ठीक है। और क्या है, तर्क एवं विवेक की प्रधानता है। बातें धर्म से आगे तर्क और विवेक की प्रधानता पर जा रही हैं, ठीक है। लोग सोच समझकर तर्क विचार कर बातों पर ध्यान देते हैं। पहले क्या था कि धार्मिक ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं उनका विरोध करना या उन नियमों को तोड़ना पाप माना जाता था, है ना। पर उन नियमों को तोड़ने के पीछे के कारण पूछे जाते हैं, मतलब उन नियमों के कारण पूछे जाते कि नियम क्यों बनाए गए हैं। पहले नियमों पर सवाल नहीं उठाया जाता था, बट अब यहाँ पर क्या है, तर्क किया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं और अपनी सोच समझ से कार्य किया जाता है। फिर क्या है, वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व है। इस प्रक्रिया में विज्ञान के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व घट रहा है। और क्या है, वैयक्तिक गुणों की प्रधानता है इसमें, मतलब पंथ निरपेक्षीकरण से धर्म का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाने लगता है, ठीक है। किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति उसके गुणों के आधार पर की जाती है, उसके वर्ण के आधार पर नहीं की जाती। उसके धर्म और जाति से किसी का कोई लेना देना नहीं होता, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी योग्यता देखी जाती है केवल, ठीक है। फिर क्या है, लोक के हितकारी राज्य की कल्पना होती है। पंथ निरपेक्षीकरण की भावना में किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसलिए क्या है, कल्याणकारी राज्य बन पाते हैं। इसलिए राज्य का दृष्टिकोण अधिकतम व्यक्तियों और अधिकतम हित करना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार पंथ निरपेक्षीकरण की भावना जो है वो लोक हितकारी राज्य की भावना को जन्म देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षीकरण में सहायक कारक कौन से हैं, ठीक है। भारत में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पंथ निरपेक्षीकरण हो रहा है। सबसे पहले आती है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली बदली गई है, पहले धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, पर अब शिक्षा प्रणाली आधुनिक हो गई है, विभिन्न विषयों के आधार पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण फिर से आ गया, इसके बारे में आपको पता ही है। यातायात के साधनों का प्रभाव दिख रहा है और विभिन्न समाज सुधार आंदोलन चल रहे हैं, पंथ निरपेक्षीकरण इनसे हो रहा है, ठीक है। और विभिन्न सामाजिक अधिनियम बन रहे हैं, समाज में अलग अलग अधिनियम बन रहे हैं लोगों की सुविधाओं के हिसाब से। और क्या है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव दिख रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदू, मुसलमानों तथा सिखों आदि सभी धर्मों के लोगों और विभिन्न जाति के लोग जो हैं वो भाग लेते हैं। इसमें धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। मतलब इन सब टॉपिक्स में एक चीज़ रेलेवेंट है कि धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जा रहा, ठीक है। और क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल आ रहे हैं इसके फलस्वरूप। और क्या है, धार्मिक व्याख्या का खंडन हो रहा है, धर्म में धार्मिक ग्रंथों में जो व्याख्या की गई हैं, जो तर्क दिए गए हैं, उनका खंडन हो रहा है, ठीक है। जातियों पेशों के महत्व में कमी आ रही है, भारतीय रियासतों का एकीकरण हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। तो ये चारों प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली हैं, जो समाज में परिवर्तन आने की, सामाजिक परिवर्तन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं थी, जो चारों प्रक्रियाएं थी महत्वपूर्ण, हमने पढ़ ली हैं। संस्कृतिकरण, दूसरी पश्चिमीकरण, तीसरी आधुनिकीकरण और चौथी पंथ निरपेक्षीकरण, ये प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम दो प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे और उनका संस्कृतिकरण से अंतर क्या है वो हम देखेंगे। तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है ये देखेंगे। सबसे पहले तो भारतीय समाज में क्या है, संस्कृतिकरण एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, मतलब सालों से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है संस्कृतिकरण, ठीक है। ये प्रक्रिया नेचुरल है और भारतीय समाज में देखी जाती है। पर पश्चिमीकरण भारतीय समाज में बाहर से आई है ये प्रक्रिया, ठीक है। पहले से पश्चिमीकरण तो नहीं होता था, जब पश्चिमी संस्कृति के लोग भारत में आए हैं तभी पश्चिमीकरण हो रहा है, इसलिए ये बाह्यजनित प्रक्रिया है, ठीक है। संस्कृतिकरण एक बहुत प्राचीन प्रक्रिया है और पश्चिमीकरण आधुनिक प्रक्रिया है, ठीक है। संस्कृतिकरण संकुचित प्रक्रिया है। कैसे, ये जो है निम्न जातियों से संबंधित है, केवल निम्न जातियों का उच्च जातियों के रीति रिवाजों का अनुसरण करना इससे संबंधित है, ठीक है। संकुचित प्रक्रिया है, कम लोगों के लिए है। पर पश्चिमीकरण क्या है, समाज के सभी वर्गों और जातियों से संबंधित है और एक विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है। ये केवल कुछ जातियों के लिए है और ये सभी वर्गों और जातियों के लिए, इसलिए पश्चिमीकरण ज़्यादा बड़ी और विस्तृत प्रक्रिया है, फैली हुई है, ठीक है। और संस्कृतिकरण में क्या है, निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं और पश्चिमीकरण में सभी जातियाँ पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करती हैं, किसी और जाति का नहीं, पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करती हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण में क्या होता है, केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। केवल व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आता है, उसके सामाजिक पद में परिवर्तन आता है, उसकी जन्म आधारित स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। और इससे पश्चिमीकरण में क्या होता है, पदमूलक परिवर्तन भी होते हैं और संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। संस्कृतिकरण में क्या होता है, शुद्धतावादी आदर्शों का महत्व होता है, ये हमने इसकी विशेषता में पढ़ा है। और पश्चिमीकरण में लौकिक आदर्शों का महत्व होता है, ठीक है।
संस्कृतिकरण में क्या होता है, समाज में गतिशीलता कम तेज़ी से आती है, मतलब कम गतिशीलता होती है, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होते हैं। और पश्चिमीकरण में अधिक गतिशीलता होती है, समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों के बीच का समझ में आया। आगे देखते हैं संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। और ये मैंने थोड़ा और शॉर्ट में करके लिखा है यहाँ पर। और इसमें क्या है, बस डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि जैसे संस्कृतिकरण में निम्न जाति उच्च जाति का अनुसरण करती हैं, वैसे आधुनिकीकरण में सभी जातियाँ आधुनिक मूल्यों का अनुसरण करती हैं। बाकी सारी चीज़ें दोनों टॉपिक्स में सेम टू सेम है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए अभी मैंने एक सितंबर स्ट्रैटेजी बनाई है, आप उसको फॉलो कर अपना सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।